नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा की कार्रवाई। किसान आंदोलन पर विपक्षी सदस्यों ने की जमकर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी। सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। टिकरी सीमा पर दिल्ली पुलिस और जवानों की गई तैनाती। नई दिल्ली एम्स को मिली बड़ी राहत। पिछले साल के मुकाबले इस बार मिले 310 करोड़ रुपए ज्यादा। दिल्ली की दूसरी अस्पतालों में बढ़ी राशि। और कोरोना ने सूरजकुंड मेले पर लगाया ग्रहण। प्रशासन ने मेले के आयोजन पर लगाई रोक। पर्यटकों को मिल सकती है भारत की झलक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने बताया कि आंदोलन पर चर्चा के लिए उन्हें नियमित 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष समेत कई सदस्यों के लिए नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर राज्यसभा के विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से 3 बार स्थगन के बाद आज सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए रोक दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग विपक्षी दलों के लिए आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा करने की मांग की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्य की एक दिन बाद बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा पर अपनी बात रखने को कहा। इससे पहले शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने बताया कि आंदोलन पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय सहित कई सदस्यों को नोटिस मिले हैं। इस नियम के तहत सदन में सामान्य कामकाज स्थगित कर जरूरी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लिहाजा किसानों के मुद्दे पर सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने बताया कि आंदोलन पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष समेत कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से 3 बार स्थगन के बाद आज सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए रोक दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग विपक्षी दलों ने आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा करने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों के लिए एक दिन बाद बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रखने को कहा। इससे पहले शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने बताया कि आंदोलन पर चर्चाओं के लिए उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस और सहित कई सदस्यों को नोटिस दिया गया है। इस नियम के तहत सदन का सामान्य काल स्थगित कर दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। लिहाजा किसानों के मुद्दे पर सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। देश का आम बजट कल पेश कर दिया गया है और अब एक बार फिर से निगाहें किसानों के आंदोलन पर है। दिल्ली के सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंटरनेट अभी तक बंद है, जिससे विरोध में अब किसानों ने फिर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर आज सदन में किसानों के मसले पर हंगामे हो सकती थी। विपक्ष की ओर से कृषि कानून, दिल्ली हिंसा समेत कई मसलों पर उठाया जा सकता था। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद से हर बॉर्डर पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। देश के अन्य हिस्सों में किसान 3 प्रमुख प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसान ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाए, इसके लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। रास्ता रोकने के लिए
बसों से रोड को ब्लॉक भी कर दिया गया है। किसानों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तार भी बिछाए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दिल्ली के किसानों के दाखिल होने की आशंका से मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देश का आम बजट पेश कर दिया गया है और अब सबकी निगाहें किसान आंदोलन पर है। आज किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन ये चर्चा स्थगित कर दी गई। अब किसान ने चक्का जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने इस मसले पर रोक लगा दी है। विपक्ष की ओर से किसान कृषि कानून, दिल्ली हिंसा समेत कई मसलों को उठाया जा सकता था सदन में। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने अपनी मांग को लेकर 2 महीने से ज्यादा से बैठे हुए हैं। 26 जनवरी से लाल किले की घटना के बाद से हर बॉर्डर पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। देश के अन्य हिस्सों में किसान 3 प्रमुख प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली में किसान के दाखिल होने की आशंका के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया गया है। पहले सीमेंट से रास्ते की घेराबंदी की गई, अब सड़कों पर नुकीले कील के तार भी बिछाए गए हैं ताकि ट्रैक्टर दिल्ली के दाखिल ना हो पाए। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के ज्यादा किसान हैं। टिकरी सीमा पर दिल्ली पुलिस और किसान सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इस दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मोदी सरकार को भी घेरा है। इस दौरान किसान आंदोलन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। मार्गों पर अचानक किए गए डायवर्जन के कारण दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में इतनी भीषण जाम देखने को मिली, लोग घंटे तक परेशान रहे। ज्यादातर मार्गों पर वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिली। व्यस्त समय में वाहन फंसने से लोगों के कार्यालय में पहुंचने 2 घंटे की देरी हो गई। वहीं आज सोमवार को संसद का बजट पेश किया गया। उधर किसानों ने संसद का घेराव का आह्वान किया था, हालांकि इसमें रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से पुलिस ने किसी भी तरह की जोखिम नहीं लेना चाहे। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। और इस दौरान ज्यादातर रास्तों का डायवर्जन कर दिया गया है। ज्यादातर मार्गों पर वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें इस दौरान देखने को मिली। व्यस्त समय में कम से कम 2 घंटे तक वाहन फंसे नजर आए, जिसके कारण लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में काफी परेशानी हुई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने किसी तरह की जोखिम लेना नहीं चाहती है। इस कारण से दिल्ली की सीमाओं पर सुबह जाम देखने को मिला। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के कारण यूपी गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद है। सुबह अचानक दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बॉर्डर को भी बंद कर दिया। वहीं पुलिस ने इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा और गाजियाबाद में आने वाले वाहन को भी जाम में फंस गए। इसके बाद से गाजियाबाद पुलिस ने वाहनों की ज्ञानी बॉर्डर और भोपुर बॉर्डर में डायवर्जन किया। जाम से बचने के लिए वाहनों ने अंदरूनी मार्ग का सहारा लिया। इससे कॉलोनी में भी अधिकतर जाम देखने को मिला। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। मार्गों पर अचानक किए गए डायवर्जन के कारण दिल्ली में ज्यादातर हिस्सों में भीषण जाम देखने को मिला। ज्यादातर मार्गों पर वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। व्यस्त समय में वाहन फंसने से लोगों को कार्यालय पहुंचने में 1 से 2 घंटे की देरी हुई। वहीं सोमवार को संसद में बजट पेश किया गया। उधर किसानों ने संसद घेराव का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट में दिल्ली सहित एनसीआर के कई सौगात दी है। माफ करिएगा, एम्स को कई सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के दौरान। और इस दौरान एम्स के बजट में
4.5 गुना के अधिक बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 6 बड़े अस्पताल को शोध संस्थानों में बजट में भी काफी बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्था के सालाना बजट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। पहली बार केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली एम्स से अधिक दूसरे अस्पतालों को बजट आवंटित किया गया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा मिलने और इम्यूनिटी के साथ साथ आयुष शोध को मौका मिलने के वजह से संस्थान को सबसे बड़ा बजट उपलब्ध कराया गया है। वही आपको बता दें कि दूसरी ओर दिल्ली के एम्स में बजट में इस बार 310 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी मौके पर इंटीग्रेट मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. पार्सर ने कहा कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। दिल्ली में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयुर्वेद संस्था के बजट को बढ़ोतरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट में दिल्ली सहित एनसीआर को कई सौगात दी है। पहली बार दिल्ली स्थित आयुर्वेद एम्स में बजट में 4.5 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 6 बड़े अस्पताल में शोध संस्थाओं के बजट में भी काफी बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्था के सालाना बजट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। पहली बार केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली एम्स से अधिक दूसरे अस्पताल को बजट आवंटित किया गया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा मिलने के साथ इम्यूनिटी के साथ साथ आयुष शोध को मौके पर मिलने की वजह से संस्थानों को सबसे बड़ा बजट उपलब्ध कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर दिल्ली के एम्स में बजट में इस बार 310 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस मौके पर इंटीग्रेशन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. पारस ने कहा कि इस बार का बजट स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा रहा। दिल्ली में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयुर्वेद संगठन को बजट में बढ़ोतरी दी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदियां हटाने को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही सिनेमा हॉल में संचालन के मदद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में एक नया सेट जारी किया है। सरकार ने सिनेमा घरों को आज से 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है, जिसके बाद से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने नया एसओपी जारी किया है, जिससे हर एक शो के बाद ही हॉल में सैनिटाइज कराना, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। मंत्री ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की कार्यालय समिति के अध्यक्ष विजय देव ने कहा कि कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई है और पिछले 2 महीने में शहर में संक्रमण के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, इसलिए ये निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया के पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदियां अब हटा दी गई है। केंद्र सरकार के दिशानुसार लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 की सुरक्षा को प्रोटोकॉल से पालन करने के लिए सिनेमा हॉल के संचालन के बाद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को नया सेट जारी किया है। सरकार ने सिनेमा हॉल में अब आज से 100% क्षमता के साथ ही संचालित करने की अनुमति दी है, जिसके बाद से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने नया एसओपी जारी किया है, जिससे हर एक शो के बाद हॉल को सैनिटाइज किया जाना, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए टिकटों की
डिजिटल बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने कहा कि कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई है और पिछले 2 महीने में शहर में संक्रमण से सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, इसलिए यह निर्णय लिया गया। कोरोना के 34 साल पहले बार फरवरी में महीने में सूरजकुंड के वादियों में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तक्षेप मेले का ग्रहण लगा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगर हालत सामान्य रहे तो अप्रैल में मेला लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास से मेला लगाने के लिए फाइल पहुंच गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के टूरिज्म और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक के बाद से इस अंतिम फैसला लिया जाना है, लेकिन अप्रैल में प्रस्तावित मेले को आकार क्या होगा और कितने दिन तक मेला लगेगा, अभी तक इस पर फैसला लेना बाकी है। बता दें कि गर्मी के दिनों में मेला का आयोजन लंबे समय तक चलना संभव नहीं होगा। वहीं हर साल फरवरी महीने में पर्यटकों में सूरजकुंड में मिनी भारत की झलक देखने को मिलती है। इस बार 35वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया था। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और कलाओं के संगम देखने को मिलता है। कोरोना ने 34 साल में पहली बार फरवरी महीने में सूरजकुंड की वादियों में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तक्षेप मेले पर ग्रहण लगा दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगर हालात सामान्य रहे तो अप्रैल में मेला लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास मेला लगाने के लिए फाइल पहुंच गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के टूरिज्म और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक के बाद से इस बार अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन अप्रैल में प्रस्तावित मेले का आकार क्या होगा और कितने दिन के लिए मेला लगेगा, इस पर फैसला लेना अभी बाकी है। वहीं हर साल फरवरी महीने में पर्यटकों को सूरजकुंड में मिनी भारत की झलक देखने को मिलती थी। इस बार 35वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले में आयोजन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे स्थगित करने का फैसला किया। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और कलाओं का संगम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा टूरिज्म और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा कि ये मेला लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन अप्रैल में प्रस्तावित मेले का आकार क्या होगा और कितने दिन के लिए मेला लगेगा, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। बताए चले कि गर्मी के दिनों में मेले का आयोजन लंबे समय तक चलना संभव नहीं होगा। वहीं हर साल फरवरी महीने में पर्यटकों को सूरजकुंड मेले में भारत की झलक देखने को मिलती थी। इस बार 35वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन था, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया था। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले में देश विदेश के कलाकार और कलाओं का संगम देखने को मिलता है। कोरोना की वजह से इस बार 34 सालों में पहली बार सूरजकुंड की वादियों में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तक्षेप मेले पर ग्रहण लग गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगर हालात सामान्य रहे तो अप्रैल में यह मेला लगाया जा सकता है, लेकिन अप्रैल में प्रस्तावित मेले का आकार क्या होगा और कितने दिन के लिए लगेगा, इस पर अभी फैसला लेना बाकी है। वहीं 35वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन होना है, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले में देश विदेश के कलाकार और कलाओं का संगम देखने को मिलेगा। पूरे जनवरी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी ने फरवरी के महीने में भी पहले ही दिन 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि मौसम परिस्थितियों में बदलाव की वजह से आगामी दिनों में दिन का तापमान का इजाफा होगा, वहीं सुबह शाम ठिठुरन भरा एहसास जारी रहेगा। आगामी 2-3 दिनों के भीतर दिल्ली में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। साल 2008 में पहली फरवरी को 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज की गई थी। इसके बाद से 2 फरवरी को 2.9 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार इस समय पश्चिमी विमोक्ष सक्रिय हो गया है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी। बारिश के बाद हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। पूरी जनवरी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी ने फिर से दस्तक दे दी है और अब एक बार फिर परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह शाम ठिठुरन का एहसास होगा। आगामी 2-3 दिनों के भीतर दिल्ली में बारिश की संभावना जताई जा रही है। साल 2008 में पहली फरवरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पश्चिमी विमोक्ष सक्रिय हो गया है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी। बारिश के बाद हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ठंड दस्तक दे सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।